नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी स्पेशल के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। डिज़ायर टू लर्न पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनबेश सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ये हमारे पॉलिटी स्पेशल का लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि 2022 में जैसी आपकी पढ़ाई चल रही थी उसको आप कंटिन्यू करेंगे और 2023 में आप सभी को रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, अगर 2022 में आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी है और एक जो आपने बेसिकली ऐसा होता है ना कि हम शेड्यूल बना के रखते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो अब 2023 आ गया है। आप सभी को जो शेड्यूल आपने बनाया है, और अगर शेड्यूल नहीं भी बनाया है तो बनाइए और प्रॉपरली उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि मेरी देखिए 8-9 घंटे में रोज़ पढ़ सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि देखिए अगर मैं उससे ज़्यादा पढ़ूंगा भी ना तो रिटेन नहीं कर पाऊंगा ज्ञान। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। अगर आपने नहीं बनाया हो उसको फॉलो कीजिए और एग्ज़ाम हमें क्रैक करके आप मुझे बताइए, ठीक है? क्योंकि देखिए होता है ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। डिज़ायर टू लर्न चाहता है कि आप हमारे साथ मिलकर सारी जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CDS हुआ, NDA हुआ, CAPF हुआ, स्टेट PSC हुआ, SSC हुआ, AF कैट हुआ या फिर UPSC हुआ, इन सभी एग्ज़ामों को आप क्लियर करके हमें बताइए कि आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। ये हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो। बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि लाया गया था 1951 में। इस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। आप सभी को पता होगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो मोशन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वो लाया गया था 10 मई को पार्लियामेंट के अंदर 1951 में ही, और इसको फाइनली 18 जून को पास कर दिया गया था। इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ रीज़न ये बताती है। स्टेटमेंट ऑफ रीज़न बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट, तो एक स्टेटमेंट ऑफ रीज़न बताती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि बहुत सारे जो एग्रेरियन लॉज हैं और बाकी अन्य लॉज हैं उसके मामले कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे जो सोशल डेवलपमेंट के लिए लॉज हैं, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। बेसिकली क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो ज़मींदार हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर लिटिगेशंस डाली थी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। एंड जैसे कि आपको पता हो कि राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका एक फंडामेंटल राइट था। तो ऐसे ही अन्य, जैसे कि आर्टिकल 14 हुआ, आर्टिकल 19 हुआ, ये जो लिटिगेशंस है उसमें ये बताया गया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है, वो कोर्ट को हमारे फेवर में डिसीजन देना होगा, और ऐसा हो भी रहा था। देखिए, जो कोर्ट है वो भी मजबूर थी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम होते हैं। तो अगर फंडामेंटल राइट्स किसी का वायलेट हो रहा है तो कोर्ट की ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोटेक्ट करना है। इससे गवर्नमेंट देखिए बहुत सारे लॉज और उसकी पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था एक तरह से देखा जाए तो। 9th शेड्यूल को बनाने का बेसिकली मोटिव यही था कि कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर अगर डाल दिया जाएगा तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा। ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स को और अन्य लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए था। इसलिए 9th शेड्यूल बनाया गया ताकि किसी के पास भी जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल नहीं हो। तो पहला जो मेजर काम था वो यही था कि 9th शेड्यूल बनाया गया इसके तहत। दूसरा जो चीज़ था वो ये था कि इसी के तहत आर्टिकल 31A और 31B कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट करे गए। आर्टिकल 31A का बेसिकली मोटिव क्या था, इसके अंदर 5 डिफरेंट लॉज की कैटेगरीज थी। तो कोई भी ऐसा, ये एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्शन थे, कोई भी ऐसा लॉ अगर जो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करता है और वो इन 5 कैटेगरीज में आता है तो उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 31A बेसिकली ये है, और इसके बारे में हम अपनी पॉलिटी की जो सीरीज़ है उसमें भी देखेंगे। फिर आर्टिकल 31B वो ये बोलता है कि जो भी 9th शेड्यूल के अंदर लॉज और रेगुलेशंस है उनको ये कहकर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। बेसिकली जो 9th शेड्यूल है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको एक तरह से सुप्रीम बताया गया है, ठीक है? तो कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल के अंदर डाला जाएगा उसको ये कहकर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट के अंदर कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, जो भी लॉज और रेगुलेशंस है।
फिर इसमें आर्टिकल 19 में 3 एक्सेप्शंस और ऐड करे गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। एक था पब्लिक ऑर्डर, एक था फॉरेन रिलेशन, कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कि अगर आपके जो स्पीच और एक्सप्रेशन से किसी कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब हो रहा है तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फिर जो तीसरा था वो था इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस, आप किसी को भी कोई भी ऑफेंस करने के लिए उकसा नहीं सकते हैं। फिर एक चीज़ और थी कि अगर स्टेट है वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड कर रहा है या फिर स्टेट कोई भी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है तो उसको कोर्ट में, नेशनलाइजेशन एक तरह से देखा जाए वो कर रहा है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये हमारे राइट टू ट्रेड और बिजनेस के अगेंस्ट हैं। ठीक है, फिर इसी के तहत अमेंड किया गया था आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 85 को, आर्टिकल 87 को, आर्टिकल 174 को, 176 को, 341 को, 342 को, 372 को एंड 376 को। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक है, मेजर जो आपको याद होना चाहिए वो है प्रोविजंस के। इसके तहत आर्टिकल 9 शेड्यूल को ऐड करा गया, आर्टिकल 31A 31B को ऐड करा गया और आर्टिकल 19 में चेंजेस करे गए थे, 3 एक्सेप्शंस और ऐड करे गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए और ये है हमारा पूरा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया था 1951 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया था 1956 में। हमने देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हमने धार कमीशन पढ़ा था, फिर हमने JVP कमीशन पढ़ा था, फिर हमने फजल अली कमीशन पढ़ा था। तो ऐसे चीज़ों को इंटरलिंक किया जाता है। ठीक है, तो इस 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया और भारत के अंदर पहले A, B, C, D इन कैटेगरीज के स्टेट हुआ करते थे, तो ये जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया और स्टेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी था। अब ऐसी कौन सी कमीशन है जिनने लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन के लिए मना किया था, ये भी हमने उधर बात करी थी। फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर हो सकता है, ये भी इसमें एक प्रावधान था। ऐसे ही इसमें एक प्रावधान ये भी था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरीज पे भी लागू कर दिया गया। फिर इसी के तहत इसमें एक प्रावधान ये भी था कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट में। इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। हम जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एडिशनल और एक्टिंग जजेस क्या होते हैं। फिर इसमें एक नया आर्टिकल ऐड करा गया, आर्टिकल 350 है, जो कि बात करता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों की, जो भी बच्चा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करता है उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में, जो उसकी मदर की टंग है, मदर की टंग मतलब उसकी जो भाषा है, उसकी माँ जो भाषा बोलती है वही मदर टंग में उसका किया जाए। ठीक है, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें उसकी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन उसको दी जाए। फिर इसी के तहत 350B आर्टिकल इंसर्ट करा गया जिसमें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का अपॉइंटमेंट किया गया और वही रेस्पॉन्सिबल होगा सेफ गार्ड के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। ठीक है, ये जो है पार्ट 17 पूरा बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की, ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये है हमारा पूरा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया था 1956 में। इसके जो प्रोविज़न है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जो कि लाया गया था 1971 में। 1971 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में। अगर आप सबको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ था। ठीक है, अब 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लाने के पीछे एक वजह है, वो है गोलकनाथ केस। दरअसल गोलकनाथ केस में ये बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। तो इसलिए ही 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में लाया गया था, जिसके तहत पार्लियामेंट ने
आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में कुछ अमेंडमेंट्स किए और इसके तहत पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट आ गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है। और अगर ऐसा कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता भी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, तो प्रेसिडेंट को उनका जो कंसेंट होता है वो देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट उसमें मना नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, प्रेसिडेंट कंसेंट ना दे तो भी चलता था, लेकिन अब प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्लाइज हो गए हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि उनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उस पर कंसेंट देना ही होगा, ठीक है। तो ये है पूरा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में लाया गया था। इसमें जो आपका आर्टिकल 13 है उसमें क्लॉज 4 लिख देता हूँ, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लॉज 4 को अमेंड किया गया था और आर्टिकल 368 जो है उसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 3, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 इनको अमेंड किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। वो है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई बिल जाता है तो उनको उनका कंसेंट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो ऑब्लाइंड है कि उनको कंसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया था 1971 में और इसको पास कर दिया गया था पार्लियामेंट द्वारा 20 अप्रैल को 1972 को। ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे कि हमने पिछले में गोलकनाथ केस देखा था, इसमें है आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 1970 में केस हुआ था और ये जो आर.सी. कूपर है ना, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो है वो डायरेक्टर थे इस टाइम पे। ये जो पूरा केस था वो बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर था। इसमें और भी कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये केस। बेसिकली जो आर.सी. कूपर थे उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था आर्टिकल 31 का, जिसमें बात की गई है राइट टू प्रॉपर्टी की। तो कोर्ट ने एक जो एक्ट लाई थी गवर्नमेंट उस टाइम पे, जिसका नाम था एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1969। इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया था, ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको लाया गया था, फिर पार्लियामेंट ने इसको पास करा था। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1969। तो इसके तहत आर.सी. कूपर के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था आर्टिकल 31 का, और कोर्ट ने इनका साथ दिया था, आर.सी. कूपर का, यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं। इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया को ये 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। इसमें बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट है प्रॉपर्टी का, आर्टिकल 31 है, उस पर कुछ कर्टेलमेंट लगा दिए गए और इसमें एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके तहत कोई भी जो आर्टिकल 39B और C के तहत DPSP जो दिए गए हैं, उसके तहत अगर कोई भी लॉ लाया गया है तो उसको ये कहकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता है कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये है पूरा 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो बेसिकली लाया ही इसलिए गया था जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको ओवरटर्न करने के लिए। किसके फेवर में था डिसीजन? आर.सी. कूपर के फेवर में था। ये आपको पता नहीं भी हो तो चलेगा, इसकी जो स्टोरी है वो आपको नहीं पता हो तो बिल्कुल चलेगा, आपको बस इसके प्रोविज़न याद होना चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 31C, यही इम्पोर्टेंट है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 31C इसके तहत इंसर्ट कराया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि लाया गया था 1988 में। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो पढ़ा है नहीं, क्योंकि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो भैया हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों 42nd और 44th
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एक भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको अगले लेक्चर में केवल 2 ही पढ़ेंगे, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की ओर, जो कि लाया गया था 1988 में। और इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था? उस टाइम के वाटर जो रिसोर्स मिनिस्टर थे बी शंकरानंद ने, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए थी, प्लस हाफ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ये भी चाहिए रहता था। तो इस तरह से ये पास हुआ था। अब कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जिनने रेटिफाई नहीं करा था, जैसे कि आपका हुआ जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम पे, फिर पंजाब हुआ था, नागालैंड हुआ था, तमिलनाडु हुआ था, त्रिपुरा हुआ था। ये जो राज्य है इन्होंने इसको रेटिफाई नहीं करा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया था। अब ये लाया क्यों गया था? इसमें बेसिकली जो यूथ है उसको एनकरेज करना था इलेक्टोरल प्रोसेस में, इसलिए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। और 21 साल से कम की उम्र के जो लोग थे उस टाइम वोट नहीं दे पा रहे थे। बहुत एक ह्यूज अमाउंट में यूथ था भारत के पास, सारे स्टेट्स में बहुत यूथ पॉपुलेशन थी, इसलिए सरकार ये चाहती थी कि जो यूथ है वो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में अपनी भागीदारी दे, इसलिए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसने वोटिंग एज को रिड्यूस करके 21 साल से 18 साल कर दी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मार्च 28 1989 को प्रेसिडेंट की इसको असेंट मिल जाती है और फाइनली ये एक एक्ट बन जाता है। ये है पूरा हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस करके 21 से 18 कर दी गई। अब बात करते हैं 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि लाया गया था 1991 में। देखिए अगस्त 15 1947 को न्यू दिल्ली को जो कैपिटल है यूनियन ऑफ इंडिया की बना दिया गया। उस टाइम दिल्ली को एक और नाम से जाना जाता था, वो है लुटियंस दिल्ली। आप में से बहुत कम लोगों को ये नाम पता होगा। ये बेसिकली ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, तो उनके नाम पे न्यू दिल्ली का नाम रखा गया था, ठीक है। अब 1956 में दिल्ली एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था, उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया 1956 में। फिर क्या हुआ 1991 में जो दिल्ली है ये आया था, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया था। और इसके तहत जो दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसका नाम बदल कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इसी के तहत 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत ही दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, ठीक है। अब इसके जो प्रोविज़न है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें देखिए आर्टिकल 239 ए है, जिसमें क्लॉज 3A दिया गया है। उसके तहत दिल्ली के पास ये पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, कि वो कोई भी लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स पे या फिर कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पे, एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट्स, वो है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन सब्जेक्ट्स पे दिल्ली जो है वो लॉज नहीं बना सकती है, इस पे सेंट्रल जो है वो लॉ बनाएगा। बाकी सब जो स्टेट लिस्ट में शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्ट दी गई है, स्टेट सब्जेक्ट दिए गए हैं, कॉन्करेंट सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस पर दिल्ली लॉज बना सकती है। फिर दिल्ली के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिनको हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर। और यही चीफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइस देंगे किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब आप आए दिन देखते रहते हैं क्लैशेस होते रहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में, वो बेसिकली चलते रहेंगे, उसमें कुछ हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से तो। फिर इसमें एक क्लॉज और है, क्लॉज 4 239 ए के अंदर। क्लॉज 4 ये बोलता है, और ये ही आप सभी लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता है, और यही बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या स्पेशली मेंशन है कि मान लीजिए एलजी और सीएम दोनों के बीच में कोई भी क्लैशेस होते हैं, तो एलजी क्या करेंगे? जो प्रेसिडेंट है उनको ये मैटर रेफ़र करेंगे, और प्रेसिडेंट जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो इन दोनों के ऊपर फिर बाउंड होगा, एलजी के ऊपर भी और सीएम के ऊपर भी। अब आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो थोड़ा क्लोज रहते हैं रूलिंग पार्टी के, तो इसलिए क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं सीएम के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में।
ये हमारा पूरा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया था 1991 में, जो कि न्यू दिल्ली से रिलेटेड है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आपके लिए, इसलिए सेपरेट लेक्चर इसका एक होगा। फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की तरफ, और फिर हम फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो सब देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा लेक्चर का, और ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, और इन तीनों पार्ट में हम पूरे मोस्ट ऑफ द जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स है उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखें अपना और देखते रहिए डिज़ायर टू लर्न।